जी, एक विशेष टॉपिक पे आज मैं बात करना चाह रहा हूँ आप सब लोगों से, और वो बातचीत है कि परिवार कैसे चलता है। जैसे परिवार चलता है, क्योंकि आरसीएम के बेसिक्स अलग है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के, उसके कोर अलग है, कोर ग्रुप कैसे बनेगा, और एक परंपरा और जो तौर तरीका है काम करने का वो एक अलग रहता है। जैसे हर परिवार में, जब हम परिवार में रहते हैं तो एक बातचीत का संस्कार जिसको बोलते हैं हम, कि इसके परिवार के संस्कार कैसे हैं, इसका बातचीत का तरीका कैसा है, इसका रिगार्ड करने का तरीका कैसा है, कैसे ये लोगों से टच में रहता है, कैसे ये लोगों से व्यवहार करता है, किन किन परिस्थितियों में इसकी मानसिक दशा कैसी रहती है, कितनी पॉजिटिविटी कितनी नेगेटिविटी इसके अंदर रहती है, कैसा मतलब बुरी परिस्थितियों में, बुरे चीजों में इसका अपना एक जीने का तरीका रहता है। और जो छोटे हैं उनको हमें प्यार करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। फला मौके पे फला ऐसे रहेगा, मतलब बहू का ये एक नियम है, बेटे का ये नियम है, बेटा जब ससुराल में जाता है तो उसको इस तरह से बिहेव करना चाहिए, बहू जब अपने घर में आती है, ससुराल में आती है, उसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, बेटी को वहां जाना चाहिए तो ऐसे बिहेव करना चाहिए। ये सब बातें जो है, या जिंदगी में हम लोगों को किन लोगों के साथ कैसे करना चाहिए, लेन देन में हमें कैसा होना चाहिए, फला चीज में हमें कैसा होना चाहिए, तो ये हमारे बचपन से हमें सिखाया जाता है। तो दोस्तों बात चल रही थी कार्डिनल रूल्स की। एक्चुअली क्या है कि कोई भी नियम है, कोई भी कायदा कानून बनाया जाता है, जैसे संविधान लिखा गया है देश के लिए, ये हमारे भी कार्डिनल रूल्स जो है उसी संविधान का हिस्सा है एक तरह से। बेसिकली आधे से ज्यादा संविधान इसको मान के चलिए, कार्डिनल रूल्स को, मतलब हमें कैसे बिहेव करना, कैसा नहीं करना। तो इसमें हमारे पास जो नेटवर्क मार्केटिंग और खासकर आरसीएम में है, हमारे पास हम 7 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करते हैं, और जो उन 7 कार्डिनल रूल्स को आप लोगों में जो फॉलो करेगा, आप ये देखेंगे उसको मान, सम्मान, पैसा, इज्जत, रिजल्ट सब बहुत अच्छे से मिलेंगे। पहला कार्डिनल रूल जो हमारे यहाँ रहता है वो होता है, नेवर अप्लाई एनी न्यू आइडिया विदाउट कंसल्टिंग द सिस्टम, या विदाउट द कंसेंट ऑफ द सिस्टम एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द अपलाइन, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। तो इसमें क्या होता है, एक हमारे पास सिस्टम है, उस सिस्टम की जानकारी अगर आपको है बहुत अच्छे है, अगर आपको जानकारी उस सिस्टम की नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपने किसी भी सीनियर को साथ लीजिए और वो सिस्टम को समझिए, सिस्टम क्या कहता है। तो हम सिस्टम से बाहर काम ना करें। जब हम सिस्टम से बाहर काम करते हैं तो आप अपलाइन से एक बार सलाह कर लीजिए कि क्या यह सही रहेगा, क्या मैं इसको कर लूं, क्या मैं इसको देख लूं, ताकि वो आपका एक पक्ष है, एक पक्ष और मिल गया, 2 पक्ष में आपको बहुत अच्छा कुछ जानने को मिल जाएगा। और अगर अपलाइन ने उस तरीके को पहले से फॉलो किया हुआ है, पहले से करके देखा हुआ है और उसके परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं, तो अपलाइन आपको बता देगी कि इसके परिणाम अच्छे नहीं रहते और मैंने ऐसे से किया था, ये बात थी। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों की सहमति बनती है तो आप उस सिस्टम पे जाइए, नहीं तो न्यू आइडिया को बिना बात के, बिना सिस्टम के, बिना अपलाइन के, बिना किसी की भी जानकारी के मत डालिए, ताकि बार बार ठोकर खाने के बाद सीखना ये बहुत अच्छी बात नहीं होती। बुद्धिमान वो होते हैं जो ठोकर से पहले सीख लें, उन लोगों से सीख लें जो उस रास्ते पे पहले गए हैं, कि उन्होंने तो नहीं वहां कहीं ठोकर खा रखी है, उन्होंने तो नहीं वहां कहीं झटका खाया हुआ है। तो इसलिए अगर आप कोई भी नया आइडिया किसी भी सीनियर से पूछ के करेंगे तो हो सकता है सीनियर ने उसको कई बार अप्लाई किया और हर बार या उनकी टीम में 5, 7, 10 लोगों ने अप्लाई किया हो और उसके बुरे परिणाम आए हो, अच्छे परिणाम नहीं आए हो, तो ऐसे में वो आपको गाइड कर सकते हैं। अगर हम नहीं पूछेंगे तो हम भी उसी चक्र में जाएंगे, हम भी फिर उसको उसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे, उससे फेडअप होएंगे, फिर वापिस आएंगे, फिर अगर अपलाइन से बात भी होगी तो सीनियर बोलेगा यार पहले पूछ लेना था। तो इसलिए कोई भी नया तरीका करना हो अपना, तो सिस्टम की प्रोन्नति और अपनी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन कहूंगा मैं, वो नहीं जिनके पास बिल्कुल रिजल्ट नहीं, जो कर ही नहीं रहे तरीके से, बेशक वो आपके अप्लाइड में है, वो आपको गाइड नहीं कर पाएंगे, पर जिनके पास रिजल्ट है और जो एक्टिवली बिजनेस को कर रहे हैं उनसे आप पूछ के करें। दूसरा ये कार्डिनल हमारा आता है, नेवर पास एनी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव बात जो है टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। डाउनलाइन होती है आपका ग्रुप, आपकी टीम, जहां से आप स्टार्ट हुए, आपकी ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, जितने भी ग्रुप आपके स्पॉन्सरशिप से स्टार्ट होते हैं उनको हम नेटवर्क मार्केटिंग में डाउनलाइन बोलते हैं। हमारा
हमारे जूनियर्स एक तरह से नेटवर्किंग में, जिंदगी में सीनियर हो सकते हैं, मेरे फादर, मेरे बड़े भाई मेरे ग्रुप में आ सकते हैं, तो जिंदगी में वो मेरे सीनियर हो सकते हैं, पर नेटवर्क मार्केटिंग में वो मेरे जूनियर आएंगे, एक तरह से मेरी डाउन लाइन में रहेंगे। और क्रॉस लाइन उसको बोलते हैं जो मेरे से दूसरे ग्रुप के लोग हैं, जिनका ना तो मेरे बिजनेस से कोई लेना देना है, ना मेरा बिजनेस उनमें जुड़ता है, ना उनका बिजनेस मेरे बिजनेस में जुड़ता है, उसको बोलते हैं क्रॉस लाइन। तो जैसे मेरी एक ग्रुप में ए टीम भी है, बी टीम भी है, सी टीम भी है, वो तीनों टीमें अपने आप में क्रॉस है। जो ए टीम का डिस्ट्रीब्यूटर है, डायरेक्ट सेलर है, वो डी टीम के डायरेक्ट सेलर के साथ क्रॉस लाइन समझिए। तो कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी नेगेटिव फीलिंग, कोई भी नेगेटिव प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड बात अपनी डाउन लाइन में मत डालिए, और डाउन लाइन छोड़िए, क्रॉस लाइन में भी डालिए। अब आप कहेंगे जी क्रॉस लाइन, कुछ लोगों को रहता भी मैं अपनी डाउन लाइन में तो नहीं बताऊंगा, पर दूसरे की डाउन लाइन में बता दूंगा, अपनी क्रॉस लाइन में बता दूंगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आपने अपनी क्रॉस लाइन में कोई बात बताई और उसको आपका एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया आपकी डाउन लाइन, वो उसी को बता देगा भी ऐसे ऐसे है कंपनी में, तो वो बोलेगा नहीं नहीं, वो कहेगा आपकी अपलाइन ने बताया, आपके सीनियर ने मेरे को बताया, वो कहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे को तो नहीं बताया, फिर वो कहेगा नहीं मैं कसम खाता हूं कि आपके सीनियर ने मेरे को बताया। तो उससे क्या होगा, वो बैठ जाएगा एक्टिव आदमी भी, देखिए हमें तो बता नहीं रहे पर सही बात कहीं और बाहर बता रहे हैं, और बैठ जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा वो क्यों बैठ गया, वो तो इतना एक्टिव था, वो तो इतने अच्छे से काम कर रहा था। फिर आप ढूंढ रहे हैं कारण भी क्यों बैठ गया ये, आपको कारण ही नहीं मिलेगा, क्यों, आपको वो तो बता नहीं रहा। तो कई बार हम अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं, जब हम समझो डायरेक्ट मार रहे हो आप, और अगर आप क्रॉस लाइन में डाल रहे हो तब इनडायरेक्ट कुल्हाड़ी लग रही है आपके बिजनेस पे। आप उसको नेगेटिव बोलेंगे, वो किसी और को नेगेटिव बोलेगा, वो किसी और को नेगेटिव बोलेगा, और अल्टीमेटली बहुत बार अपने बिजनेस को सेक लग जाती है, अपने बिजनेस को उससे बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए कभी भी कोई नेगेटिव बात अपनी डाउनलाइन में और क्रॉस लाइन में मत। तीसरी बात है नेवर मैच अप विद एनी बॉडीज मनी ईगो एंड फैमिली। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपको नेटवर्किंग में कामयाब होना है, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, ये तो पहले दो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेवर मैच अप विद एनी बॉडीज मनी ईगो एंड फैमिली। मतलब इंपॉर्टेंस के हिसाब से पहले दो नंबर 1 2 पे आते हैं, पर जो नुकसान करता है चीज, ये नंबर 3 वाला बहुत रहता है कि किसी भी व्यक्ति की आप पैसे के साथ, ईगो के साथ और फैमिली के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करें। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब हम इकट्ठे काम करते हैं दोस्तों, तो आपस में कई बार लेन देन शुरू हो जाता है डाउनलाइन अपलाइन में। कभी प्रोडक्ट की चीज को लेके, कभी आपने कोई बुक मंगवा ली और बुक मंगवा के आपने रख ली और अपलाइन के पैसे नहीं दिए, कभी आपने कोई प्रोडक्ट मंगवा लिया, कभी पिकअप सेंटर वाले से मंगवा लिया, कभी अपलाइन से मंगवा लिया, कभी आपस में एक दूसरे से लेन देन कर लिया। तो पहले तो कोशिश करिए लेन देन करिए ही मत। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी लेन देन करे, वो कई बार कहता है जी रिलेशन का क्या मतलब हुआ। मतलब शुरू में मैंने बहुत नुकसान उठाया इस तरह का कि लोग कहते थे कि क्या रिलेशन हुए जी, क्या बात हुई जी, अब आपको इतनी इनकम आ रही है, इतनी सी मदद नहीं कर सकते जी। मेरे को बाद में समझ में आया भी मदद के नाम पे मैं अकेला थोड़ी हूँ, उसके तो 200 रिश्तेदार भी है मदद के नाम पे, उसके सबके चाचा ताऊ मामा नाना जीजा साला बुआ फूफा कितने रिलेशन है, तो वहां से भी तो मदद ले सकता है। पर कई बार मेरे को लगता था नहीं हम इकट्ठे काम करते हैं, नहीं हो जाना चाहिए इतना। हमने बहुत जगह मदद की और मदद करने के बाद वो व्यक्ति हम पैसे लौटा नहीं पाया और उससे वो बिजनेस से भी बाहर हो गया, तो हमने मदद करके उसका कैरियर बर्बाद कर दिया। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि उसने पैसे ले लिए वो गलत किया, मैं कहता हूं हमने दे दिए ये भी गलत किया। अब क्या हो रहा है कि मैं फोन कर रहा हूं बिजनेस के लिए, वो समझ रहा है पैसे के लिए, वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा, और अल्टीमेटली बहुत बार बिजनेस से बाहर हो जाता है। तो अगर आप लेन देन कर रहे हैं या आपने किसी से लिया है तो कोशिश करिए एट दी अर्लीस्ट पैसा पहुंचाइए, क्योंकि पैसे का मामला इतना गड़बड़ होता है कि बहुत अच्छे संबंधों को खराब कर देता है। और कोशिश ये करिए, मेरा तो ये रहता है कि जैसे मेरे को 10 तारीख को किसी की पेमेंट देनी है, 7 तारीख को कंपनी से पैसे आते हैं, मैं तो उतने पैसे निकाल के लिफाफे में डाल के रख लेता हूँ एक तरफ, भी कहीं भी मिल गया वो उसको पैसे, ये लिफाफा पकड़ा दूंगा, उसमें नाम लिख लेता हूँ
ताकि जो उसके बाद बचता है मैं उसमें किस तरह से सिस्टम को चलाना है, अपने उस महीने को चलाना है, उस एक समझिए कि दायरे में रह के मैं वो कर पाऊं। तो पर किसी की पेमेंट टाइम से चली जाए तो आपको 10 जगह रास्ते खुलते हैं और 10 जगह आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं। दूसरा, ईगो का मामला बड़ा गड़बड़ाता है। हम लोग ईगो से किसी की खिलवाड़, ईगो का मतलब अहम, उसका मतलब है उसकी एक सोच के साथ टकराना। तो हम बहुत बार इस जिद पे ना आए, उसके सामने वाले के विचारों को तवज्जो दें, बहुत ज्यादा अपने आप को सुपीरियर मानने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक टीम है। हम उस टीम में क्या है, मैं ये मान के नहीं चलूं कि मैं तो दादा हो गया, मैं तो अपलाइन हूं तो मैं तो दादागिरी करूंगा, मैं तो जो मर्जी बोलूंगा, जो मर्जी उसको सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने बहुत अच्छी टीमों को इसलिए बैठते देखा कि सीनियर ने जूनियर को मतलब उसकी ईगो को हट कर दिया, उसके अहम को हट कर दिया, उसको इस तरह का कुछ ताना दे दिया। या मजाक में मत करिए, मजाक में भी कच्ची बात मत बोलिए, क्योंकि उससे भी कई बार आपने तो सोचा मैं मजाक कर रहा हूं, सामने वाले ने सीरियसली ले लिया, तो आपका मजाक उसका तो करियर बर्बाद कर ही गया, पूरी टीम को बिठा देता है कई बार। तो इसलिए ये बड़ा ध्यान रखने की बात है। ईगो जो है ना जी, एक वो शब्द होता है स्वाभिमान, एक शब्द होता है ईगो। तो ईगो और स्वाभिमान में जो है ना बहुत बड़ा एक बारीक सी रेखा है, ठीक है। तो ईगो कुछ और चीज है, अभिमान स्वाभिमान कुछ और चीज है। तो इन बीच के अंतर को कई बार हम नहीं कर पाते और हम स्वाभिमान की बजाय अहम का हिस्सा बन जाते हैं, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब किसी से बात करते हैं तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम किसी के भी अहम के साथ, किसी की विचारधारा के साथ अगर टकराव ना करें, अगर उसको अपनी विचारधारा पे लाना है तो समझा के लाने की कोशिश करें, टकराव के रास्ते से नहीं। जब भी अहम टकराएंगे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच हो, चाहे वो भाई भाई के बीच हो, और चाहे हमारे नेटवर्क के बीच हो, वो रिश्तों को खराब करते हैं। तो तीसरी बात आता है फैमिली का मतलब आता है पति पत्नी। तो हम मतलब अपने परिवार है, अपनी पति पत्नी आपस में है, तो उसमें तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें ही करें, और दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में है, हम परिवारों के बिजनेस में है, हमें परिवारों में जाना आना पड़ता है। हम किसी भी मतलब इतनी प्योरिटी अपने अंदर भर लें कि किसी का भी परिवार, किसी का भी रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो, उसमें प्योरिटी का लेवल एक्स्ट्रा नहीं हो, लगे यार प्योरिटी हो तो ऐसी हो। तो हम किसी को बुरी नजर से ना देख पाए, कोई बुरे शब्द ना बोले, कोई उनकी वाइफ का, दूसरे की वाइफ का मजाक ना करे, और पत्नी के पीछे भी मत करें। ये जो पति पत्नी के चुटकुले हैं, इनसे जितना बच के रहें उतना अच्छा है, अपने लिए भी, अपनी पत्नी के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, और दूसरों की पति और पत्नी के लिए भी। किसी पत्नी के सामने उसके पति को आप मजाक ना करें, किसी पति के सामने पत्नी का मजाक ना करें, और सभी हस्बैंड वाइफ से भी कहूंगा आपस में भी कमजोर मजाक मत करिए। कुछ नहीं रखा इन बातों में, ये जो दोस्तों के मजाक होते हैं वो दोस्तों में ही रहने दें। हम एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसमें रिस्पेक्ट का बड़ा फर्क है। इसमें हमारी प्योरिटी रहनी चाहिए, हम रिस्पेक्ट में काम करें, रिस्पेक्टफुली काम करें। अब ये मान के चले कि उसकी पत्नी है, हमारी पत्नी है, वो लक्ष्मी का रूप है, वो हमारे परिवार का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, और इनके साथ के बिना हम उतनी बड़ी बुलंदियां नहीं छू सकते। तो उतना ही उधर उनकी मतलब परिवार के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, तो जिस तरह से हम अपनों का करते हैं उसी तरह से उनको रिस्पेक्ट दें, और कहीं किसी भी तरह से, किसी भी कमजोर नजर से हम कोई भी बातचीत ना करें और ना ही देखें। तो दोस्तों ये तीसरा कार्डिनल रूल बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको स्पेशली इस पे फोकस किया कि नेवर मैस अप विद एनी मनी बॉडी मनी, ईगो एंड फैमिली। इसमें खासकर ईगो में तो जरूर कहूंगा, मनी और ईगो में, क्योंकि फैमिली के मामले में तो फिर भी हम संस्कारी लोग हैं, काफी कुछ ध्यान रख लेते हैं, पर वहां चूक कर जाते हैं। तो चौथा है जी, नेवर क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन। नेवर क्रिटिसाइज, आलोचना, ठीक है। तो हम ज्यादा आलोचना ना करें कंपनी की से लेके कंपनी के सिस्टम की, कंपनी की बातों की, छाबड़ाजी की, कंपनी के मालिक की, सीनियर्स की। जब हम आलोचना करने पे आ जाते हैं तो हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है,
हमारा बिजनेस दृष्टिकोण की बजाय बड़ा उठपटांग दृष्टिकोण हो जाता है। हम मतलब आलोचना का हिस्सा बने रहते हैं, हर टाइम आलोचना आलोचना आलोचना, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, ऐसा कर देते वैसा कर देते, ऐसा नहीं करते तो 6 महीने में ये फ्री वाला की बजाय 4 महीने में डाल देते, इसमें क्या जाता था, साल में 3 बार हो जाता, स्पीड थोड़ी फास्ट आ जाती है। मेरे को भी बहुत फोन आते हैं कि जी आपके अगर वो छाबड़ा जी सुन सकते हैं तो ये कहिए उनको, वो कहिए उनको, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, तो हम क्रिटिसाइज करने पे लगे रहते हैं। तो क्रिटिसिज्म हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है। हमारे सिस्टम का हिस्सा है कि जो हमारा सिस्टम बोलता है, जो हमारी कंपनी का सिस्टम बोलता है, उसको फॉलो करना। अगर आप क्रिटिसाइज करने लग जाए कि ट्रेन में जाए टिकट तो बाहर से लेना पड़ता है, प्लेटफॉर्म पे जो टिकट घर बना होता है, ये कोई तरीका है जी? जब बस में अंदर टिकट मिल सकता है तो ट्रेन में क्यों नहीं मिल सकता? बस में 52 सीटों पे एक कंडक्टर हो सकता तो ट्रेन में 72 सीटों पे एक कंडक्टर क्यों नहीं हो सकता? मैं नहीं लूंगा बाहर से टिकट, ये कोई तरीका नहीं है, मैं अंदर से ही लूंगा। तो भाई साहब अंदर से लोगे तो पकड़े जाओगे, 10 गुनी पेनल्टी हो जाएगी। वहां का सिस्टम है, उसकी आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, उसको फॉलो करने से काम चलेगा। ठीक है, मैं तो जी अपनी मनमर्जी से चलूंगा ऐसा नहीं है सर। आलोचना करना बहुत आसान होता है, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक पक्ष और अपना विचारधारा देख रहे होते हैं, और जो आदमी वहां बैठा है उसने पता नहीं कितनी चीजों को देखना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से निर्णय लेना है। अगर उससे मिल के आप बात करेंगे तो आपको हैरानी होगी कि आप उस पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं हो जिस पॉइंट तक वो पहुंच के और उस चीज को कर रहे हो। तो आलोचना मत करें। कई बार हम अपलाइन की आलोचना करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती, ऐसा करना चाहिए, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। अरे भाई साहब वो नहीं करती, आप कर लो। हम कई बार परिवार में भी देखा मैंने, मदर फादर की आलोचना करते रहेंगे, मेरे मम्मी पापा इतने ये ऐसा करा, उन्होंने हमारे को ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो भाई साहब छोड़ो ना यार, सहारा ही बने रहोगे, सहारा ही मांगते रहोगे क्या? तो आप आलोचना से बचो। आप क्या कर सकते हो, आपका क्या पार्ट होना चाहिए, आप उसको फोकस करिए, ना कि आप सामने वाले को क्या करना था उसको ठीक करने में लगे रहेंगे तो हमारी बहुत सी एनर्जी चली जाएगी आलोचना करने में। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट था, नेवर क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेंट। कंडेम होता है किसी बात को एक तरह से नकारना, भाई मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, एक तरह से ये चीज है, तो मत करिए। ये मैंने पहले ही बता दिया, पहले वाले में ही, ये बहुत नेगेटिव फीलिंग देती है। किसी बात को मतलब छोटी छोटी बातों को कंडेम करना, वो नेगेटिव फीलिंग से भर देता है आप में। मेरा डिप्रेशन का जो कारण मेन बनता है, जिसकी वजह से लोग बिजनेस अक्सर छोड़ते हैं, तो वो ये पॉइंट है। और इसी में लास्ट है कंप्लेंट, शिकायत। शिकायत तो खैर हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान में तो बच्चा जैसे होश संभालता है वो शिकायतों से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, ये चीज ठीक नहीं है, मतलब वो शिकायत करता रहता है, उसने ये ठीक नहीं किया, मेरे पापा ने ये ठीक नहीं किया, मेरी मम्मी ने ये ठीक नहीं किया, बड़े भैया ने ये ठीक नहीं किया, ठीक है, मेरे स्कूल के टीचर्स ने ये ठीक नहीं किया, प्रिंसिपल ने ये ठीक नहीं किया, मेरे दोस्तों ने ये ठीक नहीं किया। आप किसी के साथ बैठ जाइए भाई साहब, शिकायतों का पिटारा भरा रहता है। और आखिर में पता है क्या होता है, मैंने ऐसे ऐसे बढ़िया लोग देखे हैं कि आखिर में जाके भगवान पे को भी सिर फोड़ने को जाते हैं कि मेरे साथ तो भगवान ने भी ठीक नहीं किया, चलो ये तो ठीक कर ही नहीं रहे थे, भगवान भी इतना निकम्मा है, इतना उसने अन्याय किया मेरे साथ, तो आप भगवान तक को घसीट लेता आदमी शिकायतों में। तो ये शिकायतों से बाहर रहिए जी। अगर भगवान ने ऐसा ठीक नहीं किया तो सच मानिए आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए, कोई गड़बड़ करके आए हो, उसकी सजा मिल रही है आपको। ठीक है, माँ बाप जो है वो बहुत अच्छा देने की कोशिश करते हैं, कई बार परिस्थितियां नहीं बनती, तो शिकायतों से काम नहीं चलता। अगर किसी की नेचर का पार्ट गड़बड़ है तो आप अपनी नेचर का पार्ट ठीक कर लीजिए ना। शिकायत करने से होगा क्या? आपकी दूरियां बढ़ेंगी, दिलों की दूरियां बढ़ेंगी, उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे, उससे फायदा होने वाला नहीं है, उससे नुकसान ही होने वाला है। तो कोई बोलता है अभी ऐसा ऐसा कर दिया, तो शिकायत मैं कहता हूं जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, जो सुन रहा है वो भी गड़बड़ हो रहा है। तो आपने आज से कोशिश ये करनी है, शिकायत सुननी भी नहीं है। जब बार बार शिकायतें सुनेंगे ना आप, कोई किसी की कर रहा, कोई किसी की कर रहा, आनंद लेने लगेंगे, रस लेने लगेंगे शिकायतें सुनने में, तो थोड़े दिनों बाद देखेंगे आप कि आपका ये हिस्सा ही बन जाएगा शिकायतें सुनना। तो आप कोई शिकायत करता है, कहिए यार ये तो चलता रहेगा,
अब आप बोलिए कैसे तरक्की करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। तो जब भी हम बार बार बात करेंगे आगे बढ़ने की, तो शिकायतें करने की और सुनने की दोनों आदतों से हम बचे रह सकते हैं दोस्तों। पांचवा जो कार्डिनल रूल्स है हमारे पास, बहुत अच्छा ये है, डोंट डिस्कस योर बिजनेस विद क्रॉस लैग। अपने बिजनेस को क्रॉस लैग के साथ डिस्कस मत करिए। अरे क्या फर्क पड़ता है, सवाल है, उसका मेरे बिजनेस से लेना देना नहीं है, ना मेरी अपलाइन है ना मेरी डाउनलाइन है। अगर मैंने अपना बिजनेस उसको बता भी दिया, कौन सी आफत आ गई? कई बार हमसे भी पूछ लेते लोग कि कौन सी आफत आ गई। आपको नहीं पता कौन सी आफत आ गई, उसको आपकी सारी कहानी समझ में आ गई, आपकी टीम की सारी कहानी समझ में आ गई, आप कहाँ खड़े हैं ये पता लग गया। अगर आप अपना बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं तो कल को आप ही का कंपटीटर भी है वो फील्ड में, आपका अगर साथी है आपके सिस्टम में, तो आपके बिजनेस में आपका कंपटीटर भी है। आपने अपना बिजनेस डिस्कस किया और उसने आपके डाउनलाइन के साथ डिस्कस कर लिया कि तुम्हारे अपलाइन का तो ऐसा बिजनेस है। वो कहेगा तुम्हें कैसे बता? अरे उसने खुद बताया। अब बता के तो आप ही हटे हो, गलती तो आप ही की है। तो आप अपने बिजनेस को अगर क्रॉस लैग के साथ डिस्कस करेंगे, आपको नहीं पता उसका मेंटल लेवल क्या है, उस मेंटल लेवल के चक्कर में आप कभी ना कभी धोखा खा जाएंगे और उसको अपनी सारी बारीकी बातें बता चुके होंगे। तो इससे अल्टीमेटली एक तो दूसरे को पता लगता है आप कहाँ कमजोरी में खड़े हो, क्योंकि जिसका स्ट्रॉन्ग बिजनेस है अक्सर वो कभी डिस्कस नहीं करता क्रॉस लैग के साथ। मैंने देखा है जब वीक बिजनेस होते हैं तब ये आपस में चू 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 होती रहती है आपस में, डाउनलाइन के साथ भी, क्रॉस लैग के साथ भी, और लोगों के साथ भी, मरवा दिए, ऐसा है वैसा है, कितना बिजनेस है मेरा तो यार अभी इतना ही हुआ है, तुम्हारा कितना हुआ है। तो कई बार मैंने एक चीज देखी है, कई बार अगर मेरे को कोई बिठाना चाहता है वो क्या करेगा, अगर उसका बिजनेस 2 लाख में 15 लाख भी है, 20 लाख भी है, वो कहेगा ले मैं तो इतने साल से काम कर रहा हूँ, लेवल तो बेशक मेरा एमराल्ड है पर पल्ले तो कुछ नहीं है, मेरा तो मुश्किल से 3 लाख का बिजनेस जाता है, 5, 7, 10, 15 हजार रुपए आते हैं। तो वो बंदा क्या सोचेगा या मैं क्या सोचूंगा, अच्छा ये तो एमराल्ड है, इसको 10-15 हजार आते हैं, इसको तो बड़ी दिक्कत है। मैंने तो डिस्कस बिजनेस कर लिया, उसने भी कर लिया, पर वो झूठ बोल गया और मैं अपने घर बैठ गया। तो आप बिजनेस डिस्कस नहीं करेंगे। अगर वो बिजनेस की बात करता है कि भाई साहब बिजनेस मत करिए, आप बिजनेस डिस्कस मत करिए, हम आपस में बैठे हैं, हम घर परिवार की बात कर लें, हाल चाल पूछ लें, इतना काफी है, इससे फालतू नहीं होना चाहिए। तो बिजनेस को कभी भी आपने क्रॉस लैग के साथ डिस्कस नहीं करना है और उसके बहुत भारी परिणाम रहते हैं। क्योंकि आज की मीटिंग में मेरे को 35-40 मिनट में सारी बात क्लियर करनी है, नहीं तो ये एक एक पॉइंट ऐसा है जिसपे 2-2, 3-3 घंटे बोला जा सकता है। वो इतने हद से हम इन चीजों के झेल चुके हैं जब लोगों ने क्रॉस लैग के साथ बिजनेस डिस्कस किया और उससे कितने कितने बड़े नुकसान उठाए। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इसलिए आप लोगों के साथ क्रॉस लैग के साथ बिजनेस डिस्कस मत करिए। और बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि आप डाउनलाइन के साथ भी अपना बिजनेस डिस्कस मत करिए, डाउनलाइन के साथ उसी का बिजनेस डिस्कस करिए, बस जो उससे नीचे का है उसके साथ भी अपना टोटल बिजनेस डिस्कस मत करिए अगर आपको बहुत हेल्दी बिजनेस करना है। नेक्स्ट हमारा कार्डिनल रूल्स है, नेवर यूज अल्कोहल एंड स्मोकिंग इन बिजनेस। वैसे ये बिजनेस में अच्छी चीज रहती है, दारू और बीड़ी सिगरेट। जितना भी आप साथियों के साथ बैठ के दारू पिएंगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। पता कब? जब आरसीएम नहीं कर रहे होंगे, जब आप लूट खसोट का बिजनेस कर रहे होंगे, जब आप मनी चेन्स चला रहे होंगे। मनी चेन वाले, लूट खसोट वाले, गलत काम करने वाले, वो 2 ही चीजों से लोगों को फंसाते हैं, पहले स्मोकिंग और ड्रिंक्स, अल्कोहल। हमने फंसाना थोड़ी है सर, हमने बचाना है लोगों को। हम इनसे दूर रहें, कारण क्योंकि हम तो प्योर बिजनेसमैन है, हमने बड़े बिजनेसमैन बनना है, कल को हमने लखपति करोड़पति बन जाना है। किसी के हमारे बीच में से लोगों के 2-2 लाख से कि अल्कोहल का यूज, मतलब ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स और स्मोकिंग, इससे तो वैसे भी जिंदगी में बच के रहना चाहिए। स्मोकिंग हमारे फेफड़ों को तो खाती है, हमारे बॉडी के और पार्ट्स को भी खा जाती है और लीवर पे भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उसको बर्बाद कर देती है।
ऐसे ही अल्कोहल बॉडी को नुकसान करती है और लीवर को चट कर जाती है, हमारी लाइफ को भी बड़ा शॉर्ट कर देती है। पर ये तो एक फिजिकल बातें हुई, असली बात तो कहीं और है कि अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। छाबड़ा जी की तो एक खास बात भी है, वो क्या बोलते हैं, छाबड़ा जी को आपने सुना होगा, वो कहते हैं इन दुर्व्यसनों से दूर रहें। बहुत लोगों ने आरसीएम में आने के बाद इन चीजों को छोड़ा है, अल्कोहल को भी और स्मोकिंग को भी। तो अगर कोई यूज हो रहा है इसका, तो बिजनेस में इसका उपयोग मत करिए। अगर आपको इसकी बहुत बुरी आदत है तो अपने परिवार में या अपने दूसरे रिलेशंस में आप बैठते हैं, मैं उसको भी चाहूंगा कि ना बैठे आप इस तरह से, पर आरसीएम में बिजनेस करते हुए इन चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी रहेगी, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा दोस्तों। और लास्ट, डोंट लाई, अवॉइड बॉस्टिंग एंड ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मेरे को व्हाट्सएप याद आवे, मतलब व्हाट्सएप में बड़ी एक खास बात है इस मामले में कि वो इस चीज को स्पेशली बोलते हैं भाई ये झूठ बोलने से बचिए। मतलब जो हम किसी भी चीज के बारे में झूठ क्यों बोलना, हमारे यहाँ तो प्योर सच का बिजनेस है और मैंने आरसीएम करा ही इसलिए था कि इसमें सच्चाई और ईमानदारी है। फिर मैं क्या बोलूं झूठ, प्रोडक्ट के बारे में भी कोशिश करिए, झूठ मत बोलिए। आप ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको ज्यादा नहीं पता तो कहिए यूज कर लीजिए जी, कैसा पसंद आता है कैसा नहीं आता आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा, कितनी क्वालिटी है आप यूज करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 2000 रुपए आ रहे हैं तो बताइए मेरे को 2000 आ रहे हैं, आपको 5 आ रहे हैं तो बताइए 5 आ रहे हैं। मेरी टीम में एक लड़के ने अपना बिजनेस इसीलिए बिठा लिया कि जब उसको 7000 रुपए आ रहे थे, 7-8 हजार रुपए, उसने लोगों को कहा कि मेरे को 30,000 रुपए आ रहे हैं। अब 30,000 आ रहे हैं तो घर वाले भी बोलने लगे कि तुम तो लोगों को तो बता रहे हो 30,000 आ रहे हैं, तो पैसे कहाँ जाते हैं, तुम हमें बोल रहे हो 8,000 रुपए आ रहे हैं। तो आ तो उसको 7-8 रहे थे, बोल वो 30 रहा था, पर उसका कोई भी सिस्टम था, पेट्रोल की उसको दिक्कत रहती थी, गाड़ी की उसको दिक्कत रहती थी, खर्चों की उसको दिक्कत रहती थी, और बोल क्या रहा है वो, मेरे को 30,000 रुपए आ रहे हैं। उससे क्या हुआ कि टीम के ऊपर गलत इंपैक्ट जाता है कि पैसा इतना आ रहा है और ये पता नहीं कहाँ जाता है पैसा, या कहाँ बर्बाद करता है, ये क्या होता है, इसमें इतना क्राइसिस। अगर हमें 8 आ रहा है तो 8 बताने में क्या दिक्कत है सर, हम बताएं भैया हमें 8,000 रुपए आ रहे हैं, अभी तो एक्स्ट्रा इनकम है। तो जब मैं 0 से स्टार्ट हुआ था, जब मेरा पहला चेक 512 का था, आज मैं 8,000 रुपए हूँ, तो जैसे दिन बीतते जाएंगे मैं बिजनेस को करता जाऊंगा, सीखता जाऊंगा, तो ये कल को 18 भी होंगे, कल को ज्यादा भी होंगे, और बड़ी बड़ी इनकम हम बता सकते हैं कि कंपनी का टर्नओवर इतना है और वहाँ हाईएस्ट अचीवर इतना है। तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आरसीएम में भी मैंने लोगों को देखा है कि कई बार बोलेंगे कि हमारा जो सीनियर है, जो सबसे ऊपर वाला है, उसका तो 1.5 करोड़ का चेक है। 1.5 करोड़ का चेक नहीं है उसका, 1.5 करोड़ की इनकम नहीं है उसकी, 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदी थी उसने। तो हम इस तरह का झूठ नहीं बोले। अगर नहीं पता है तो बोल दें भाई हमें तो नहीं पता हाईएस्ट अचीवर का कितना है, पूछ के बता दूंगा मैं आपको। तो झूठ बोलने से अच्छा होता है पूछ के बताऊंगा। कोई क्वेश्चन आया आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात है समझ में नहीं आ रही, कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता, आप बोलिए जी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मेरे को इसके बारे में नहीं पता है, मैं पूछ के बताऊंगा, पर झूठ मत बोलिए। उसके बाद जो है बोस्टिंग होता है, अवॉइड बोस्टिंग होता है किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना। एक आदमी ने मैंने सुना, खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा हमारी कंपनी के पास 2000 एकड़ जगह है। तो जब वो प्लान खत्म करके हुआ तो मैं एक तरफ लेके गया उसको, मैंने कहा आपको पता 2000 एकड़ कितनी होती है? तो बहुत ज्यादा होती है। मैंने कहा नहीं पता है कितनी होती है? तो बोला ये तो नहीं पता पर बहुत ज्यादा होती होगी। मैंने कहा जो हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वो 100, तो 2000 एकड़ में कितनी यूनिवर्सिटी आ जाएंगी? 20 यूनिवर्सिटी। तो समझ रहे हो कितनी बड़ी है। एक यूनिवर्सिटी घूमने के लिए 100 एकड़ की आपको कार में जाना पड़ता है, पैदल जाने में नानी याद आ जाए। तो कह लूंगा इतना होता है क्या 2000 एकड़? मैंने कहा यार तुम्हें पता नहीं है, तुम 2000 एकड़ बोल रहे हो। जरूरत क्या है सर, कंपनी के पास कितने हजार एकड़ जगह है?
तो इससे बाहर जाके बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँकने की कि कोई बोल दे भी छावड़ा जी के पास तो 2-2 हेलीकॉप्टर है, अरे उससे सामने वाले को क्या फर्क पड़ता है। तो अवॉइड बोस्टिंग, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़ा चढ़ा के बातों को कहना, उससे बच के रहिए। और एक है अननेसेसरी शो ऑफ, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जो मेरे को 17 साल से जानते हैं, मेरे अभी इसी महीने 18 साल आर्चिव में पूरे हो जाएंगे। शो ऑफ का मतलब होता है अपने आप को कुछ तुर्रम खां दिखाना, ठीक है। मैंने बहुत से कुछ कंपनियों के मैंने लीडर्स को देखा है, मोटी सी गले में सोने की चेन पड़ी होती है, मोटे मोटे से कड़े होते हैं, कई कई अंगूठियां यहाँ हाथों में होती हैं, और वो ऐसे बात कर रहे होते हैं तो जोर सा पड़ता है मेरे को भी, भाई पता नहीं कितना अमीर आदमी है, इतनी मोटी मोटी चेन, इतने बड़े बड़े कड़े और इतनी मोटी मोटी अंगूठियां डाल रखी हैं, तो वो बहुत रिचेस्ट आदमी है। शो ऑफ कर रहा है आदमी, मतलब उसका उतरने का तरीका कार से, उसका खड़े होने का तरीका, उसका बातचीत का तरीका। और ऐसे ऐसे लोग मेरे को कई बार मिले हैं और उन्होंने मेरे को बोला है कि गर्ग साहब आप हमारे साथ आ जाओ, जितनी मेहनत कर रहे हो 2 लाख पे क्या हो, हम 20 लाख पे पहुंचा देंगे। अब मैं तो पुराना आदमी हो गया हूं, मैंने इस दुनिया को देखा है, मैं कहता हूँ यार छोड़ना, तू तो 2 लाख पे भी नहीं है, मेरे को 20 लाख पे पहुंचाएगा, तो मेरे साथ आ जा, मैं तेरे को 2 लाख पे पहुंचा दूँ। तो हम खुद भी शो ऑफ ना करें और दूसरों के शो ऑफ के झांसे में भी ना आए। वो क्या दिखा रहे हैं, कई बार दिखाता आदमी फालतू फंड का है, तो दिखाने दिखाने में बहुत सा खर्चा निकल जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारी इनकम छोटी सी होती है, हमें गाड़ी लेनी चाहिए 4-5 लाख की, हम ले लेंगे 15 लाख की, 12 लाख की, किस लिए, दिखाने के लिए। फिर उसकी किस्तें नहीं पुगेंगी, फिर उससे क्या होगा, अल्टीमेटली 6 महीने में 8 महीने में गाड़ी चली जाएगी। तो मैं कहता हूँ ऐसा शो ऑफ क्यों करना। जिन लोगों ने मेरे को बिजनेस करते देखा है, नेगी जी ने देखा और लोगों ने देखा है, मैंने सबसे पहली गाड़ी ली थी मारुति 800 सेकेंड हैंड, 1996 मॉडल। बहुत लोगों ने कहा जी इतनी अच्छी इनकम आ रही है, ये सेकेंड हैंड लिया है आप। मैंने कहा यार पहले मैं बाइक पे घूमता था, बसों में धक्के खाता था, उससे अच्छी है कि नहीं अच्छी है। कहते जी उससे तो अच्छी है, तो मैंने कहा बढ़िया है। फिर मैंने दूसरी गाड़ी फिर मारुति ली, वो भी सेकेंड हैंड, पहले वाली से ज्यादा अच्छी थी चलने में। फिर मेरे पास पैसे आए, फिर मैंने एक गाड़ी ली इंडिगो, और वो भी लोन पे नहीं ली, कैश पे। मैंने पहले कैश इकट्ठा किया और फिर उससे खरीदी। जब मैं शोरूम पे लेने गया 2004 में, तो सॉरी 2006 में मैं शोरूम पे गाड़ी लेने गया, तो उन्होंने कहा जी कितना लोन करना है। मैंने कहा कोई लोन नहीं करना। कहते 5,17,000 की गाड़ी है भाई साहब। मैंने कहा हाँ, मेरे पास 1 नंबर का पैसा है, मैंने इकट्ठा कर रखा है। तो कहने लगे यार ऐसा तो कोई कोई आता है हमारे पास। मैंने कहा वो कोई कोई नहीं हूं मैं। तो मैंने इकट्ठा करके क्यों ली, इकट्ठा करके इसलिए ली कि उन दिनों मेरे पैसे आते थे थोड़े से रॉयल्टी के, कहीं ऐसा ना हो मैं लोन ले लूं, किससे मेरे से पुगे ना, मैं गुडविल तो बना लूं और मैं शो ऑफ तो कर दूं, और कल को ये छेड़ ले जाए मेरी गाड़ी को। अब मैंने जब पैसे इकट्ठा करके ली, मेरे को ये टेंशन नहीं थी, मेरे को था तेल के पैसे होंगे चला लूंगा, नहीं तेल के पैसे होंगे हाथ नहीं लगा सकता कोई बैंक वाला और बाहर वाला फाइनेंस वाला। मेरी गाड़ी है वो, मैंने अपने पैसे से ली है, मैंने कोई शो ऑफ नहीं किया। जब मेरे पास पैसे बने, मैं भाई साहब 3 साल तक पुरानी गाड़ियों में घूमता रहा, जबकि मेरा चेक उन दिनों 1.5-2 लाख रुपए होता था, 1 लाख से ऊपर होता था। मेरी अपनी प्रायोरिटी थी घर की, पहले मैंने उनको निपटाना था, उसको देखना था, मेरे को शो ऑफ नहीं करना था। नहीं जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, ये बहुत सुनते हैं हम और आप लोग। तो इस चक्कर में ज्यादा दिखा भी मत देना। दिखता तो ठीक है, पर बड़ी गाड़ी दिखती है तो बड़ी गाड़ी बिक जाती है, ऐसा भी हो जाता है। तो हम वही बिक जाती है ऐसा। फिर उससे क्या है, नेगेटिविटी बहुत आती है। लो जी गाड़ी ली थी, परिवार में भी आती है, बच्चों में भी आती है, आप में भी आती है, मैडम में भी आती है, बहुत बड़ा डिप्रेशन होता है दोस्तों। अरे छोटी ले लो कोई बात नहीं, आप बाइक पे घूम रहे हो सेकेंड हैंड मारुति लो, फिर और पैसे आते हैं उसको बेच दो, उससे ऊपर वाली ले लो, फिर नई लेनी है तो उसको मार्जिन मनी में देके नई की किस्तें बनवा लो, ठीक है। फिर अल्टोज बेच के आप उससे बड़ी ले लो। अभी नेगी साहब बैठे हैं, आप इनसे भी सीखो। इन्होंने अभी तक छोटी गाड़ी चलाई स्टार एमराल्ड पे, और पीछे इन्होंने अल्टो बेची, अब बड़ी गाड़ी ली। तो कब ली, 15-16 साल बाद। तो मजा आता है ना गाड़ी लेने का। अब कोई टेंशन नहीं है भाई, कोई ये नहीं हो सकता
कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए कई लोगों को मैंने बहुत चीजों में शो ऑफ करते देखा है। मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे, भाई मेरे को तो बहुत बड़ी इनकम आती है, 2 रोटी खानी है भाई साहब, घर में ढंग से खाइए। हाँ, कभी शौक किया परिवार को 1 महीने में 1 बार आपको आउटिंग करवानी है, वो एक अलग बात, उसमें एंजॉय रहता है, उसमें क्वालिटी टाइम और क्वालिटी सिस्टम रहता है, क्वांटिटी में मत जाइए। तो इसलिए दोस्तों मैं ये चीज कहूंगा, कार्डिनल रूल्स को फिर से मैं एक बार एक ही साथ में रिपीट कर रहा हूं। नेवर अप्लाई एनी न्यू आइडिया विदाउट कंसेंट ऑफ द अपने सीनियर्स और सिस्टम। दूसरा, नेवर पास एनी नेगेटिव बात, नेगेटिविटी। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें सिर्फ एक पॉइंट, मेन पॉइंट है कि नेगेटिविटी से बचे, नेगेटिविटी से बचे, नेगेटिविटी से बचे। आप अपने सीनियर्स को पकड़ के सही सही बात समझने की कोशिश करिए और आपको क्लियरिटी बनेगी। तो जितने भी ये बात थी कि 7 कार्डिनल रूल्स जो हमारे बुनियादी नियम है, जो आधारभूत नियम है, जो इस परिवार को बहुत अच्छे से रख सकते हैं, इसमें मैंने डिस्कस किया। आप लोगों ने ध्यान से सुना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।